Assalamu alaikum. Welcome to lecture 11 on electric circuit analysis. I'm Dr. Kuram Naveed, and today we are going to look into this power factor correction. So in previous lectures, we already saw that power delivered by the source to the AC circuits is equal to this average power P, which is equal to PRMS into IRMS into this factor cos theta V minus theta I. So this factor cos theta V minus theta I was the reason why this power or the actual power delivered to the AC circuit is not equal to this term VRMS and IRMS. So by analogy with DC circuits, we already know that or we realize that the power delivered to the AC circuits should be equal to PRMS into IRMS, but that is not actually the case. In actual case, we have this additional term multiplied with this factor. So therefore, we called it apparent power. That is the power that we think that AC circuit are dissipating, and this is the average power, that is the actual power that the AC circuit uh, is dissipating. So today we are going to look into this factor. We are going to see how we can reduce the influence of this factor to make the apparent power, or rather actual power, equal to the apparent power. And apparent power क्या थी? Apparent power वो पावर थी जो हम समझते हैं कि पावर को होना चाहिए एसी सर्किट्स में, क्योंकि डीसी सर्किट्स के हिसाब से जब हमने इफेक्टिव वैल्यूज में रिप्रेजेंट किया एसी सर्किट्स को या एसी क्वांटिटीज को, तो डीसी सर्किट्स की एनालॉजी ली हमने ये इफेक्टिव वैल्यूज फाइंड करने के लिए एसी क्वांटिटीज की। तो डीसी सर्किट्स के ही एनालॉजी को जहन में रखते हुए हमें ये पता लगता है कि जो पावर डिसिपेटेड बाय या पावर डिलीवर्ड टू एसी सर्किट्स या एसी लोड जो है वो दैट शुड बी इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ RMS value of voltage into by the RMS value of the current, जो कि एक्चुअली में पावर की डेफिनेशन है डीसी सर्किट्स में, दैट इज P इज इक्वल टू VI। तो यहाँ पे भी वही होना चाहिए, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती बिकॉज ऑफ दिस फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, और इस चीज़ को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था इन द लास्ट लेक्चर, राइट। तो आज हमने देखेंगे कि हम किस तरह इसका इन्फ्लुएंस डिक्रीज कर सकते हैं, जो कि बहुत क्रिटिकल है हमारे लिए। सो इस चीज़ को हमने लास्ट लेक्चर में पावर फैक्टर का नाम दिया था, बिकॉज दिस इज द फैक्टर दैट इज changing the that is when we multiply this factor with the apparent power, it basically changes the apparent power to this new value, that is average power, right? So तो पावर फैक्टर की जब हमने बात की थी तो हमने ये बात की थी ये पावर फैक्टर आता क्यों है, ठीक है। सो दिस पावर फैक्टर इज बिकॉज ऑफ द फेज डिफरेंस इन वोल्टेज एंड करंट। फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट में आता क्यों है? दैट इज बिकॉज ऑफ द कैपेसिटर एंड इंडक्टर, क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर जो हैं वो दोनों एलिमेंट्स करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। और उस फेज डिफरेंस की वजह से वी गेट दिस फैक्टर, राइट। तो अगर हमने इस फैक्टर को या पावर फैक्टर के इन्फ्लुएंस को कम करना है या ये फेज डिफरेंस को कम करना है, क्योंकि अगर हम इस फेज डिफरेंस को कम कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली पावर फैक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। पावर फैक्टर जो है कॉस थीटा, लेट्स कॉल इट कॉस थीटा पावर फैक्टर। तो cos थीटा जो है दिस इज बेसिकली गोज फ्रॉम 0 टू 1। इनफैक्ट इसको उल्टा लिखना चाहिए था, 0 नीचे होना चाहिए था, 1 ऊपर, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए दिस इज क्वाइट इनफ। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इज 1, राइट। तो जब cos थीटा 1 होगा उस टाइम पे अपेरेंट पावर इक्वल हो जाएगी एवरेज पावर, राइट। तो
इसका मतलब है कि अगर हम कॉस थीटा का ये जो पावर फैक्टर है इसकी इसको इस तरीके से चेंज करते हैं फेज डिफरेंस को कि कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो 1 के करीब हो जाए तो हमारा मसला हल हो जाएगा, राइट। तो लेकिन ये 1 की वैल्यू कॉस थीटा में कब आती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वो तब आती है जब change the color, right। तो ये वैल्यू जो है वो तब आती है जब हमारे पास जो ये एंगल है इट इज क्लोज टू जीरो। जो कॉस जीरो जो है इक्वल टू वन, राइट। इसका मतलब है अगर हमारा एंगल या ये फेज डिफरेंस इफ इफ दैट इज क्लोज टू जीरो, इसका मतलब है cos थीटा की वैल्यू ऑटोमेटिकली विल बी इक्वल टू और क्लोज टू वन, राइट। So this is what we want to achieve. We want to minimize the phase difference between voltage and current so that this power factor, um, this factor that is there because of the phase difference between voltage and current, we can minimize its influence, right? Okay, so अब यहाँ पे देख के आपको ये अंदाज़ा मतलब कि the next question is that how we can decrease the influence of this power factor, right? So हमने पावर को इंक्रीज करना है, बट पावर को इंक्रीज करने के लिए हमने साइनोसॉइडल सोर्स की वोल्टेज इंक्रीज नहीं करनी, सही है। एक तरीका तो ये है ना कि वोल्टेज को इंक्रीज कर सॉरी पावर को इंक्रीज करना है तो आप वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, उससे ऑब्वियसली पावर इंक्रीज हो जाएगी, सही। लेकिन ये काम हमने नहीं करना, हमने वी want to keep the voltage and current from the sinusoidal source same. At the same time, what we want is that we want maximum power from this source to be delivered from this source, rather from this circuit that has a sinusoidal source to this load, right? So um, तो यहाँ से देख के इफ यू लुक एट इट यहाँ पे, तो यू रियलाइज के जो फेज डिफरेंस है दैट इज बिकॉज ऑफ द इम्पिडेंस। ये कैपेसिटर और इंडक्टर और रेजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, रेजिस्टर के केस में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, दैट इज बिकॉज जो रेजिस्टर है वो कोई फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं करता बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। इसलिए पावर जो है इन रेजिस्टिव सर्किट एसी के केस में भी जो एवरेज पावर है वो अपेरेंट पावर की इक्वल हो जाती है, P इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस होती है उधर। एंड दैट इज बिकॉज जो रेजिस्टर है वो कोई फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं करता वोल्टेज और करंट के दरमियान। लेकिन क्योंकि कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स जो हैं वो रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, वो एंड these both of these elements create phase difference between voltage and current, तो उसकी वजह से ये पावर फैक्टर आता है। तो इसका मतलब है if we change the impedance in a certain way, right, तो इसका मतलब है we can somehow we can maybe we can uh, decrease this phase difference, and that would ultimately result in increase in power delivered uh, uh, increased power delivered to the load, right। तो इस चीज़ को देखने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए कि ये हम कैसे कर सकते हैं, वी हैव these two different लोड्स, और यहाँ पे हम उनके फेजेस को ड्रॉ करेंगे, रादर फेजर्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये यू कैन से दिस इज द फेजर डायग्राम, राइट। तो अगर आपको प्रीवियस लेक्चर से याद हो, फेजर्स को हम एज ए वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज फेजर्स के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और एंगल भी होता है, राइट। सो दिस इज अ फेजर ऑफ impedance and it has this magnitude that is equal to VRMS divided by IRMS, and it has this angle, और ये polar representation, polar form जो representation है that is exactly this, कि आप एक वेक्टर के थ्रू इसको represent करें with this magnitude and this angle, right, this orientation, ठीक है जी। So let us take these two different cases.
एक पहले केस में वी हैव दिस इंडक्टिव लोड, यहाँ पे एक एसी सोर्स लगा हुआ है, इसकी इम्पिडेंस जो है वो रादर उसकी जो वोल्टेज उसको अप्लाई हमने किया हुआ है वो वी है, साइनसॉइडल जो वोल्टेज, और उसका जो फेजर है वो कैपिटल वी है। और इस वोल्टेज सोर्स की वजह से जो करंट इस लोड में फ्लो कर रहा है उस वो है आई एल, राइट। और फिर हम क्या करते हैं, so definitely because of this load there will be some phase difference between current and voltage, और वो phase difference आप फाइंड कर सकते हैं टेंजेंट इनवर्स के फॉर्मूले से। और टेंजेंट इनवर्स द वैल्यू ऑफ द इंडक्टर, इंडक्टिव पार्ट ऑफ द लोड डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टिव पार्ट ऑफ द लोड, ठीक है। तो लेकिन अगर फर्ज करें यहाँ पे ये रजिस्टर ना होता तो बड़ा सिंपल था, कि ये जो इंडक्टिव पार्ट है ये 90 डिग्री का फेज क्रिएट करता है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो अगर ये रेजिस्टिव पार्ट ना होता तो फिर तो बड़ा क्लियर था कि इसका रियल पार्ट होना ही नहीं था, और इमेजिनरी पार्ट में जे के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, और जे जो है दैट इज एज यू नो वो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो ऑटोमेटिकली जो इंडक्टर है वो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट क्रिएट करता है इफ दिस लोड इज प्योरली इंडक्टिव, बट इन दिस केस एज यू नो दिस इज नॉट प्योरली इंडक्टिव, इन फैक्ट दिस हैज दिस रेजिस्टिव पार्ट, एंड बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टिव पार्ट अब जो फेज डिफरेंस है वो कुछ डिफरेंट होगा, वो 90 डिग्री नहीं होगा। और वो क्या होगा फेज डिफरेंस, वो हमें पता लग सकता है बाय using the trigonometric property identity, rather tangent inverse the value of the inductor and or rather the value of the imaginary part divided by value of the real part, right। so इस तरीके से हम ये फेज डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। और अभी हम अस्यूम कर रहे हैं कि वो फेज डिफरेंस ये थीटा वन है, राइट। सो वो फेज डिफरेंस दैट दिस ये जो फेज डिफरेंस है वो ये है, राइट, थीटा वन, राइट। जो कि यहाँ पे आ गया, एंड दिस इज द फेजर ऑफ करंट आई एल, जो कि इस लोड के अंदर से करंट गुजर रहा है, इस लोड के अंदर से, राइट। और और ये फेज डिफरेंस दायरा इट इज नॉट एग्जैक्टली 90, सो इट वुड बी समथिंग समवेयर बिटवीन 0 एंड 90। और जो वोल्टेज है वो हमने एक्स एक्सिस पे रखा है, और उसको उसके फेजर को हमने इस वेक्टर से डिनोट किया है, ये जो ब्लैक लाइन है, और ये वोल्टेज का फेजर है, राइट। सो राइट, फिर हम क्या करते हैं, जब हमने ये दोनों लाइंस आपस में ड्रॉ कर दी, हमने अभी सिर्फ ये दो लाइंस ड्रॉ की हैं, एक ये बी वाली फेजर और एक ये आई एल वाली। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ जी। तो ये दो फेजर्स हैं जो अभी हमने ड्रॉ किए हैं। फिर हम क्या करते हैं, जस्ट टू सी हाउ फेज विल बी चेंज्ड, हम क्या करते हैं, वी add this capacitor in parallel with this load। obviously ये जो कैपेसिटर हमने ऐड किया है ये तुक्का नहीं है, ये दिस इज नॉट अ फ्लूक, ये इन्फॉर्म्ड डिसीजन है। और ये क्यों हमने कैपेसिटर पैरेलल में ऐड किया ये भी अभी आपको पता लग जाएगा। सो तो कैपेसिटर को जब हम ऐड करते हैं तो अब जो करंट जनरेट हो रहा है by this due to this voltage source, when we apply this voltage source across this new load, इसमें एक कैपेसिटर हमने पैरेलल में ऐड कर दिया इस लोड के साथ। तो नाउ जो करंट है उसको हमने नाम दे दिया आई का, जो कि इस सोर्स से जो ये सोर्स इस लोड को प्रोवाइड कर रहा है, राइट। और जो करंट थ्रू दिस इंडक्टर है, जो इस इंडक्टिव लोड के अंदर से पास कर रहा है, इसको अभी भी हमने आई एल ही कहा है। क्यों, और इसका जो क्योंकि इट इट विल चेंज इट्स मैग्नीट्यूड बिकॉज करंट डिवाइड हो रहा है, बट फेज इसका वही रहेगा, तो वी कीप इट वी डिनोट इट यूजिंग द सेम लाइन इवन इन दिस सर्किट एज वेल, आई एल को। और इस जो ये आई है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा वोल्ट करंट डिवाइडर रूल के थ्रू, और एक हिस्सा यहाँ चला जाएगा, इसको हमने आई एल कह दिया। दूसरा हिस्सा जो है वो कैपेसिटर के अंदर से गुजरेगा, राइट। सो कैपेसिटर के अक्रॉस भी वही वोल्टेज अप्लाई हुई हुई है जो कि इस
लोड के अक्रॉस हुई है, क्योंकि दोनों पैरेलल में। तो इसका मतलब है आई सी और आई और वी के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो 90 का होगा, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव जो लोड होते हैं उनमें फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है, राइट। सो हाँ, उसमें लीडिंग है या लैगिंग है वो डिपेंड करता है इंडक्टर और कैपेसिटर पे। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कैपेसिटर हेयर, तो आपको याद होगा फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर, जो कैपेसिटिव लोड के अंदर करंट लीड करता है, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है विद फ्रॉम वोल्टेज, और वोल्टेज ये है और लीड करता है करंट, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो 90 डिग्री है वो यहाँ पे उसकी जो लाइन है वो यहाँ पे बनेगी, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, राइट। राइट, तो ये 90 डिग्री है। ओके। सो सो हमने पहले वोल्टेज को प्लॉट किया, फिर हमने इस आई एल को जो कि फेजर ऑफ करंट थ्रू दिस इंडक्टिव लोड है उसको प्लॉट किया, और अब हमने तीसरा फेजर इसमें ऐड कर दिया जो कि आई सी है, जो कि करंट फेजर ऑफ द करंट थ्रू कैपेसिटर है। और इसमें हमने, क्योंकि वी नो दैट द फेजर फेज डिफरेंस इन प्योरली कैपेसिटिव load is 90 degree, so phase difference between this current IC and V is exactly 90, और यहाँ पे हमने उसको 90 डिग्री पे प्लॉट कर दिया, राइट। फिर हम नाउ एक्चुअली हम करना क्या चाहते हैं, हम करना ये चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं, क्योंकि now the new current due to this new uh, uh, load is I, and we want to find out what is the phase of this new current I, ठीक है। We know that this new current is obtained as a sum of, rather this new current is equal to the sum of these two currents I L and I C। अब हमारे पास इनकी फेजर रिप्रेजेंटेशन हमने कर दी है यूजिंग वेक्टर्स, तो नाउ वी कैन फाइंड दिस फेज यूजिंग वेक्टर एडिशन, यूजिंग हेड टू टेल रूल। सो हम यहाँ से इस वेक्टर को उठाते हैं, एंड वी नो दिस वेक्टर इज एट 90 डिग्रीज फ्रॉम दिस एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हम इसको उठाते हैं और 90 डिग्रीज पे यहाँ प्लेस कर देते हैं, राइट। सो हेड टू टेल रूल में व्हाट वी मेक श्योर कि जो आपका एंगल है वेक्टर का वो चेंज नहीं होना चाहिए। सो वी टेक इट फ्रॉम हेयर एंड वी पुट इट हेयर। जब हम यहाँ पे उसको पुट करते हैं तो इस टेल ऑफ आई सी को हेड ऑफ आई एल से कंबाइन करते हैं, तो वी सी वी एंड अप हेयर, और ये जो पॉइंट है दिस इज द पॉइंट जहाँ पे आपका जो ये करंट है आई वो एंड होना चाहिए। सो व्हाट वी डू, वी हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से यहाँ तक, और देख लेते हैं कि इसका एंगल एक्स एक्सिस से क्या, और एक्स एक्सिस पे वी हैव पुट वी, राइट। सो सो ये जो नया एंगल है, एज यू कैन सी बिकॉज ऑफ दिस this addition of IC and IL, ये angle as you can see is much closer to V compared to this previous phase difference theta I, right? Sorry, theta 1. So theta 1 remember is equal to theta V minus theta I, और theta 2 भी theta V minus theta I है। तो theta 1 जो है वो जो phase difference है in this case है, ये इस केस में है theta 1 को, ये phase difference ही है theta 1। This is theta V minus theta I, but this is in this circuit for this case, for this load। और theta 2 जो है again this is a phase difference, और ये किस टाइम पे phase difference है, for this particular load, right। So this इस लोड के लिए जो है जो phase difference है उसको हमने theta 2 का है। So as you can see theta 2 for this particular load is much smaller than this load, right। So और अगर आप यहाँ पे देखें आईसी की वैल्यू को अगर आप इंक्रीज कर दें, आईसी की वैल्यू को समहाउ आप इंक्रीज कर दें, तो अगर आईसी की वैल्यू यहाँ पे ले जाएं, सो तब आपके पास जो जो एंगल है वो और भी कम हो जाएगा। तो इस यहाँ से अगर हम लाइन ड्रॉ करें इस नए आईसी के लिए, विल सी
कि नया आईसी कहीं यहाँ पे आएगा और जो नया एंगल है वो कुछ ये होगा, बिल्कुल थोड़ा सा होगा, ठीक है। राइट, सो ये कोई एंगल होगा, ये, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आईसी की करंट की वैल्यू को कंट्रोल कर लें, और वो हम कर सकते हैं, दैट इज बाय चेंजिंग द कैपेसिटेंस। आप कैपेसिटेंस को चेंज करके यू कैन कंट्रोल और यू कैन मेक श्योर कि यहाँ पे जो करंट है वो ज़्यादा हो, फ्लो हो आईसी की करंट वैल्यू से जो भी है। तो um, तो वी कैन बेसिकली डिक्रीज दिस फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन दिस लोड। और इस लोड में ओवरऑल जो करंट है वो आई है। रिमेंबर, हमारे लिए जो जो करंट मैटर करता है वो दिस दिस करंट है, ये जो आई है, ये जो करंट जो इस पूरे लोड में से गुजर रहा है, राइट। ठीक है जी। तो इस फेज डिफरेंस को हम वी कैन मिनिमाइज इट टू जीरो, राइट। सो हम इसको जीरो तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जाहिर है वी नीड टू नो कि हम कौन सा आईसी की वैल्यू हमें इंक्रीज करनी है, और उस पर्टिकुलर करंट के लिए कैपेसिटेंस को क्या रखना है, दिस इज व्हाट वी वांट टू नो, राइट। तो इस काम को करने के लिए वी वी चेंज आवर पर्सपेक्टिव। सो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया उसको हम समराइज कर लेते हैं। हमने ये लोड था हमारे पास, हमने इसको देखा, इसमें जो फेज डिफरेंस था वो थीटा वन था। तो इसको हमने फेजर डायग्राम, फेजर्स को वेक्टर्स के तौर पे प्लॉट किया, और फिर हमने देखा जो एंगल था वो थीटा वन था, फेज डिफरेंस इन दिस केस। लेकिन जब हमने कैपेसिटर ऐड किया तो वी रियलाइज्ड कि जो फेज डिफरेंस है वो दैट इज नाउ डिक्रीज्ड, और डिक्रीज होके वो क्या बन गया, थीटा टू बन गया, राइट। सो अब हमारे पास थीटा टू जो है वो नया फेज डिफरेंस है, और वो कम है थीटा वन से। और हमने क्या किया, वी हैव केप्ट दिस लोड एज इट इज, और इस लोड के साथ एक पैरेलल में कैपेसिटर लगा दिया, राइट। तो कैपेसिटर लगाने की वजह से वी कैन डिक्रीज द फेज डिफरेंस, और जब फेज डिफरेंस डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली cos थीटा वी माइनस थीटा आई जो है दैट, ये जो फैक्टर है, पावर फैक्टर, इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। तो जब इसकी पावर इंक्रीज होगी तो हम वी विल हैव more power from the same source without changing current and voltage, right? अब हमारा challenge ये है, now the challenge that we have right now is that we want to find out कि कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी फॉर पर्टिकुलर फेज डिफरेंस। हमने अगर सपोज हमें कोई कहता है कि इतना फेज डिफरेंस मुझे चाहिए, तो आप इस सर्किट से और आप इंजीनियर हैं, सो यू वांट टू और जो ज़ाहिर है जो भी यूज़र है वो जो आपको कह रहा है यू यू वांट टू डू दैट, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू वांट टू डिज़ाइन अ सर्किट। तो उसके लिए यू वांट टू नो कि कैपेसिटेंस क्या हो तब कि एक सर्टेन फेज डिफरेंस हमें अचीव हो जाए, राइट। और यहाँ से हमने ये भी देख लिया कि करंट आईसी की वैल्यू अगर इंक्रीज करते हैं तो ये फेज डिफरेंस मजीद कम हो सकता है, राइट। और जो करंट आईसी है इसकी वैल्यू जो है डिपेंड करती है सी के ऊपर। So now the next task that we have is to find this value C, uh, and this is a design problem, right? So design problem है, अब हमने डिजाइन करनी है हमने value of C find करनी है for a circuit that we want to do in we want to perform in a certain way, right? So इस टास्क को करने के लिए so we have this triangle, और ये triangle थी the if you remember from the previous lecture, so this triangle, if you forget this triangle inside, this triangle is the it gives you relation between the average power, the reactive power and complex power, right. And also it gives you the apparent power as well, right. So अगर मैं इसको यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश करूँ, ये हमने लास्ट टाइम इस जो लेक्चर हमने किया था उसमें हमने we saw that कि क्योंकि एवरेज पावर रियल पार्ट है तो वो इसको हम एक्स एक्सिस में रियल एक्सिस पे रख देते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स रादर रिएक्टिव पावर है वो इमेजिनरी पार्ट है तो उसको हम यहाँ रख देते हैं वाई एक्सिस के ऊपर या इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर। तो फिर हम जो ये लाइन ड्रॉ करते हैं जो तो ये जो लाइन है दैट इज बेसिकली कॉम्प्लेक्स पावर
और फिर और ये जो मैग्नीट्यूड है इस लाइन की वो ज़ाहिर है पेरेंट पावर, राइट। राइट, सो अब हमने इसी और ये जो पी और एस के दरमियान जो एंगल है दैट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो एंगल आएगा दैट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, तो इसको थीटा वी माइनस थीटा एफ एल, राइट। अब हमारे पास दो केसेस हैं। एक केस में हमारे पास इंडक्टिव लोड है और जो कि जनरली हमारे जो सर्किट्स दैट वी हैव इंडक्टिव लोड, हम जो घरों में सर्किटरी इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ों को चलाते हैं यूजिंग एसी पावर, तो जो जनरली जो लोड होता है दैट इज इंडक्टिव, राइट। और इस इंडक्टिव लोड के साथ वी हैव अटैच दिस कैपेसिटर, राइट। सो अब हमारे पास दो केस हैं। एक केस में we have inductive load और दूसरे केस में we have this inductive load in parallel with this capacitor, right? So पहले हम इस सिचुएशन के लिए पावर ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो इसमें we have this inductive real power on the x axis, right? और उसकी जो रिएक्टिव पावर है Q1, Q1 क्या है, दैट इज द रिएक्टिव पावर इन दिस सर्किट, राइट। तो वो ये है। और और यहाँ पे ये जो S1 है ये कॉम्प्लेक्स पावर है Q1 और P के कोरिस्पॉन्डिंग, राइट। लेकिन जब हम ये कैपेसिटर लगाते हैं तो अब पावर चेंज हो गई है, और वो पावर जो है दैट हैज सॉरी रिएक्टिव पावर जो है वो चेंज हो गई है। रिएक्टिव पावर की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई है, और वो Q2 जो है वो रिएक्टिव पावर है जो कि इस सर्किटरी में फ्लो कर रही है, राइट। और वो डिक्रीज होके इस लोड की में जो रिएक्टिव पावर है वो Q2 है, और वो डिक्रीज होके ये हो गई है और इसी डिक्रीज की वजह से बेसिकली ये पावर फैक्टर चेंज हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है रिएक्टिव पावर को अगर आप डिक्रीज कर लें तो आपका पावर फैक्टर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, राइट। तो ये कैपेसिटर लगाने का मकसद ये था कि रिएक्टिव पावर को डिक्रीज कर दिया जाए, और रिएक्टिव पावर यहाँ पे जब Q2 हुई है तो वी हैव दिस डिक्रीज, और इस डिक्रीज को हम कह देते हैं QC, दैट इज द पावर डिक्रीज बिकॉज ऑफ द कैपेसिटर, राइट। अब हम देखते हैं कि P क्या है। P बेसिकली इफ यू रिमेंबर इज एवरेज पावर एंड इट इज इक्वल टू अपेरेंट पावर इनटू पावर फैक्टर, राइट। सो अपेरेंट पावर इस केस में इसकी मैग्नीट्यूड है कॉम्प्लेक्स पावर की, और कॉम्प्लेक्स पावर की मैग्नीट्यूड को हम सिंस वी आर यूजिंग कैपिटल बोल्ड फॉर कॉम्प्लेक्स पावर, तो जो अपेरेंट पावर है हम उसमें बोल्ड खत्म कर देते हैं, वी यूज द कैपिटल S, राइट। सो S1 जो है इट इज द अपेरेंट पावर इन दिस केस फॉर दिस सर्किट। यहाँ पे जो अपेरेंट पावर है वो S1 है, तो जो एवरेज पावर है दैट बिकम्स S1 into cos theta 1, since the phase difference in this circuit is theta 1, right, as we have already written here. So इसी तरीके से वी हैव दिस रिएक्टिव पावर, और रिएक्टिव पावर जो है वो इसी तरीके से वी हैव दिस S1 इंटू साइन थीटा 1। और जब हम S1 की वैल्यू यहाँ से हम निकालते हैं, हम S1 को P डिवाइडेड बाय cos थीटा 1 पुट करते हैं, तो इस जगह पे तो वी एंड अप विद दिस न्यू एक्सप्रेशन फॉर Q1, राइट। सो ये बात समझने की है कि हमने Q सिंस the quantity that has changed because of this capacitor is reactive power, so we want to find this expression, we want to represent this reactive power with this new expression, और इस expression को obtain करने के लिए what we have done, हमने S1 की वैल्यू यहाँ से निकाली है, और वो वैल्यू है P डिवाइडेड बाय थीटा 1, राइट। सो राइट, cos थीटा 1, राइट। सो इस वैल्यू को हमने पुट कर दिया है इस जगह पे, और जब इस जगह पे पुट किया है इट विल बी इक्वल टू P इंटू साइन थीटा 1 डिवाइड बाय cos थीटा 1, और इस चक्कर में we will end up with this expression, that is P Q1 is equal to P into tan theta 1. So effectively what we have done, we have denoted this
reactive power in terms of average power, right? तो इसी तरीके से we can do the same for Q2 जो कि new power है after the addition of capacitor, right? तो Q2 जो है we can also find similar expression for this, right? और फिर जो पावर एक्चुअली में रिडक्शन है, कितनी जो पावर रिड्यूस हुई है, जो पहली पावर जो कि पावर इन दिस सर्किट, रिएक्टिव पावर इन दिस सर्किट और रिएक्टिव पावर इन दिस सर्किट, इन दोनों का डिफरेंस है जिसको हमने QC कहा है, बिकॉज इट इज दिस रिडक्शन और दिस डिक्रीज इन रिएक्टिव पावर इज बिकॉज ऑफ द कैपेसिटर। ये जो है दिस इज basically equals to Q1 minus Q2. So once we have denoted Q1 in terms of P, the average power, we can then find this new expression or this expression for QC, क्योंकि ये QC जो है वो this is critical for us because this is the decrease that has occurred, ठीक है? तो इस decrease को जो अगर हम find कर लेते हैं फिर then we can find a relation between relation for this capacitance C with the power factor, right? So so this, when we put the value of Q1 from here, from here, here, and then we put the value of Q2 here. So फिर हम QC के लिए ये एक्सप्रेशन फाइंड कर लेते हैं, ये वाली एक्सप्रेशन, राइट? सो इस एक्सप्रेशन को जब हमने फाइंड कर लिया तो इसके बाद चीज़ें काफ़ी हमारे लिए स्मूथ हो जाएंगी, क्योंकि QC जो है दैट इज जो पावर है दैट इज पावर ड्यू टू डिक्रीज इन पावर ड्यू टू कैपेसिटर, राइट? ये जो है ये इक्वल होगी वोल्टेज की टर्म्स में, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ये इक्वल होगी VRMS स्क्वायर डिवाइडेड बाय XC, राइट? और XC क्या चीज़ है, अगर आपको याद होगा Z जो है जो इम्पिडेंस दी, ये फेजर है जी, बोल्ड होना चाहिए, ये आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, ये बोल्ड बोल्ड वैल्यू है। So this should be equal to R plus J X C, right? So this is the resistive part, PCB impedance में, and this is the reactive part, ठीक है? तो XC जो है, अगर आप को याद हो, XC that is equal to और इस केस में if you remember this R is equal to 0, यहाँ पे R कोई नहीं है, we only have this कैपेसिटिव पार्ट, तो R जो है वो कैंसिल कर लें इसको यहाँ पे, और ये जो इम्पिडेंस है ये बन जाएगी J ओमेगा C, right? Right, so it will be basically equal to 1 over J omega C, ठीक है जी? So ये XC जो है that is equal to 1 over J omega C, right? Not this XC बल्कि this impedance जो है वो 1 over J omega C होगा, ठीक है? तो यहाँ पे जब, क्योंकि हम सिर्फ XC में इंटरेस्टेड हैं, J को हम नहीं यहाँ पे करना चाहते, तो जो जो ओमेगा सी, जो फैक्टर XC की जो वैल्यू है वो 1 ओवर ओमेगा सी है, और वो यहाँ पे हम जब पुट करेंगे विल फाइंड आउट कि जो QC है दिस इज नाउ इक्वल टू ओमेगा C इंटू VRMS स्क्वायर, राइट? सो नाउ अब हम QC को के QC को इस तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं, बिकॉज QC इज एक्चुअली इक्वल टू P इंटू tan theta 1 minus tan theta 2, where tan this theta 1 is the phase of the inductive load, and uh, theta 2 is the phase difference of the new load जिसमें हमने कैपेसिटर ऐड कर दिया था, राइट? So, so now we have this expression for capacitance C by taking this C on the other side, or by dividing QC by omega into VRMS squared, we can find this capacitance C, or and we have basically what we have done, we have represented this capacitance C
in terms of these two phase differences, right? So in this expression, we generally we know the voltage, magnitude of the voltage. We also know the frequency provided by the source to the circuit, uh, and we also know this phase difference, जो कि previous case के का phase difference है. हमें find क्या करना है? We want to find this uh, और जो अननोन है यहाँ पे हमारे लिए वो ये है, राइट? अगर हमें पता हो कि हमने जो नेक्स्ट फेज डिफरेंस है, नया फेज डिफरेंस है, वो क्या रखना है, थीटा टू पता हो, हमें कोई रिक्वायरमेंट दे दे कि नया थीटा टू जो है वो 10 डिग्री होना चाहिए या 5 डिग्री होना चाहिए, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम यहाँ पे पुट करके हम वी कैन फाइंड दिस न्यू वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, जो कि फिर हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं इन दिस सर्किट, यहाँ पे यहाँ पे और उससे फेज डिफरेंस वही अचीव हो जाएगा, नया फेज डिफरेंस जो हम चाहते हैं, राइट? और अगर फर्ज करें वी हैव दिस सिचुएशन जहाँ पे जो ये लोड है वो कैपेसिटिव है, तो फिर हमने फेज डिफरेंस को डिक्रीज करने के लिए यहाँ पे पैरेलल में इंडक्टर लगाना पड़ेगा. और इंडक्टर के केस में we will follow the similar this power triangle methodology that we have developed for this case. तो उसमें QL अगेन Q1 माइनस Q2 ही होगा. QL जो है वो ये यहाँ पे QL आ जाएगा और QL जो है वो Q1 माइनस Q2 ही होगा, क्योंकि पावर अब डिक्रीज होगी, रिएक्टिव पावर ड्यू टू इंडक्टर. और तो QL जो है वो यही रहेगा P इंटू टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू, लेकिन डिवाइड जो है अब नाउ यू विल डिवाइड इट बाय, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग दिस फैक्टर बाय जे वन ओवर ओमेगा सी जो कि एक्स सी था, ठीक है. अब हम उसको डिवाइड करेंगे जे ओमेगा एल से, सॉरी ओमेगा एल से. ये तो एक्स सी का पार्ट नहीं होता है, यू कैन सी जे इज आउटसाइड एक्सी. तो अब इस केस में एक्सी की जगह एक्सएल हो जाएगा और एक्सएल की वैल्यू है ओमेगा एल. सो नाउ वी डिवाइड दिस फैक्टर विद दिस क्यू एल. और इनफैक्ट राइट, सो जब हम ये वाला काम करेंगे वी फाइंड आउट कि जो एल की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू वोल्टेज root mean squared value, square of the root mean squared value of voltage divided by frequency into QL. So this is again we have used similar methodology and we have found this expression, right? So that's it. इस तरीके से we can correct this power factor. So हमारा गोल ये था, we want to decrease the influence of this factor, और इस factor के influence को decrease करने के लिए we decided to add this capacitor, और इस capacitor को add करके we realized कि power factor actually में decrease हो जाता है, और power factor के decrease होने से power increase हो जाती है without increasing the voltage और current. तो और फिर हमने ये कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है कि क्या वैल्यू रखनी चाहिए फॉर अ सर्टेन फेज फेज डिफरेंस जो कि हम अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने इस पावर ट्रायंगल के थ्रू वी फाउंड आउट दिस एक्सप्रेशन, जिसमें if we know the phase difference of this inductive load uh, and we are given this new phase difference that we want to get, or then by using this expression we can find the value of capacitance जो कि हम यहाँ पे कनेक्ट करें तो फिर हमें वही फेज डिफरेंस अचीव हो जाएगा जो हम यहाँ पे हमने इंसर्ट किया, यहाँ पे वैल्यू ऐड की, राइट? Let's see an example. So when connected to a 120 volt RMS 60 hertz power line, a load absorbs 4 kilowatt at a lagging power factor of 0.8. Right? Find the value of capacitance necessary to raise the power factor to 0.95. So we are given the new power factor. हमें हमें बता दिया गया है कि नया पावर फैक्टर जो है वो 0.95 होना चाहिए, और जो प्रीवियस है इंडक्टिव लोड के अंदर और वो है 0.8. और ये हमें कैसे पता लगा कि ये इंडक्टिव लोड है, क्योंकि ये लैगिंग पावर फैक्टर है. रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर जो
लैगिंग पावर फैक्टर होता है वो इंडक्टिव लोड के केस में होता है, राइट। कैपेसिटिव लोड के केस में पावर फैक्टर लीडिंग होता है, राइट। तो अब सबसे पहले हमने एंगल फाइंड करना है, बिकॉज यहाँ पे हमें चाहिए थीटा 1 और थीटा 2। हमें कॉस थीटा 1 तो पता है, हमें कॉस थीटा 1 बता दिया गया है और कॉस थीटा 2 भी बता दिया गया है। कॉस थीटा 1 जो है वो 0.8 है, the power factor of the previous in case of inductive load, और power factor in case of this new load जहाँ पे हमने कैपेसिटर इंक्रीज कर दिया है, उस केस में पावर फैक्टर थीटा जो है ना वो 9.95 है, और उसके लिए भी हमें ये तो सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड दिस थीटा 1 एंड थीटा 2। तो थीटा 1 आप कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.8 पुट करें और फिर थीटा 1 फाइंड करने के लिए कॉस को दूसरी साइड पे ले जाएं, कॉस इनवर्स 0.8 करेंगे तो यू विल फाइंड आउट थीटा 1 जो है वो 36.87 है। और थीटा 2 फाइंड करने के लिए भी यही काम करें, कॉस थीटा 2 इज इक्वल टू 0.95 और फिर थीटा 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.95 कर लें, तो यू विल फाइंड आउट कि जो नया एंगल है, फेज डिफरेंस है, वो 18.19 हमें चाहिए। हम वी वांट टू डिक्रीज दिस पावर फैक्टर फ्रॉम 36.87 टू 18.19, राइट। सो इस काम को करने के लिए अगर हम यहाँ पे देखें इस एक्सप्रेशन में, तो हमें tan थीटा 1 और tan थीटा 2 चाहिए। तो जब हमने थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू फाइंड कर ली, तो ये वाला फैक्टर तो वी कैन कैलकुलेट। नाउ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, और फिर इस वी कैन पुट दिस वैल्यू हियर एंड वी कैन देन फाइंड दिस कैपेसिटेंस सी, राइट। तो राइट, सो इसके लिए पहले हम अपेरेंट पावर फाइंड करते हैं। पी जो है वो हमें बता दी गई है 4 किलो वाट, राइट। अपेरेंट पावर वो पावर है जो कि द पावर दैट वी थिंक कि पावर ये होनी चाहिए, राइट। और फिर हम दूसरी अपेरेंट पावर फाइंड करते हैं नए लोड के केस में, जो कि जिसके लिए थीटा ये होगा थीटा 2। तो S2 जो है वो फाइंड करते हैं, और फिर हम Q1 और Q2 फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें रिएक्टिव पावर चाहिए, राइट। रिएक्टिव पावर वो पावर है जो कि हमने बेसिकली QC फाइंड करने के लिए, अगर हम QC फाइंड करेंगे QC, तो उसके लिए हमें Q1 और Q2 फाइंड करके वी कैन फाइंड दिस QC, राइट। लेकिन आप बगैर Q1 Q2 फाइंड किए बगैर भी फाइंड कर सकते हैं। ऑल्दो इस एग्जांपल में Q1 और Q2 फाइंड करके QC फाइंड किया गया है, लेकिन आप यहाँ से ये डायरेक्टली एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि यू नो पी जो है वो 4 किलो वॉट है। तो 4K को जब आप यहाँ पुट करेंगे tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2, तो यू कैन बेसिकली फाइंड दिस QC। तो QC को ऑल्दो इस एग्जांपल में इसने Q1 और Q2 के थ्रू फाइंड किया, बट यू कैन डू दिस डायरेक्टली, राइट। और फिर and then you divide this QC by this omega VRMS squared। तो वोल्टेज की मैग्नीट्यूड भी आपको पता होती है और फ्रीक्वेंसी भी आपको पता होती है एसी सोर्स के केस में। वो जब आप डिवाइड करेंगे विल फाइंड आउट के वैल्यू जो है वो है 310.5। तो अगर आप 310.5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाएंगे यहाँ पे तब आपका जो फेज डिफरेंस है, जो नया फेज डिफरेंस है वो 18 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, और जो पावर फैक्टर की वैल्यू है वो 0.95 हो जाएगी। तो इट विल द एवरेज पावर विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू अपेरेंट पावर, राइट। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब आप ये कैपेसिटर्स खरीद रहे होते हैं तो ये ध्यान में रखिएगा कि कैपेसिटर्स की पावर रेटिंग होती है, उनकी कैपेसिटेंस भी होती है, और उसके अलावा वो किस वोल्टेज के ऊपर काम करेंगे बेहतर, वो भी इम्पोर्टेंट होती है। तो जब आप क्योंकि ये एसी सर्किट्स हैं और आपने एसी सोर्स दिया हुआ है इसको, और इसमें जो वोल्टेज है वो 120 वोल्ट है, तो आप इसकी पावर रेटिंग देख के उस वही पावर रेटिंग का कैपेसिटर लें जो कि आपके लिए इस सर्किट में यूजफुल है, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे। आई होप यू गेट वट एवर वी हैव डन।